नमस्कार। आज की भावगंगा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज भावगंगा का 300 आज की भावगंगा 321वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बस एक सेकेंड, एक चैनल पे प्रोग्राम जाने में ज़रा सी दिक्कत है, तुरंत ठीक हो रहा है। तो आज भावगंगा के 321वें अंक में आपका स्वागत है। आप इतने दिनों से देख रहे हैं, लगातार आपके हमें बहुत उत्साहवर्धक, प्रेम में, स्नेह में और संपूर्णता से भरी हुई आपकी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। बहुत अच्छा लगता है। आज धूप बहुत अच्छी है। सूर्य को प्रणाम करता हुआ, सूर्य की और चिड़ियों की और धरती की और शीतल मंद सुगंध की गवाही में ये प्रोग्राम हो रहा है। कृष्ण या वर्मा जी, विनोद कुमार तिवारी जी, सब लोग सामने हैं और भी तमाम लोग हैं जिनके स्क्रीन पे और चैनल्स के मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और कृष्ण कुमार कन्हैया वर्मा जी सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। लेकिन धूप तेज़ है। आज भी मैं 6 बजे नहीं शुरू कर पाया। 6 बजे शुरू करने में ये धूप इतनी तेज़ नहीं होती, लेकिन चलिए इसी बहाने खूब पसीना निकल रहा है। स्वास्थ्य के लिए पसीना निकलना भी अच्छा है। शुरू में आपकी प्रतिक्रियाएं और उसके बाद वो नट वाली कहानी जो परसों सुनाई थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई। इंस्ट्रूमेंट्स गर्म हो गए थे, इसलिए रिकॉर्डिंग कहीं बंद हो गई थी, कहीं खड़खड़ा बहुत विघ्न आने लगा था। उसको आज फिर से सुनाएंगे। कुछ करंट इश्यूज़ पे चर्चा करेंगे। एक मित्र ने सोशल मीडिया पे एक चित्र भेजा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राजेश शर्मा जी मुजफ्फरनगर से लिखते हैं, श्रीमान जी, 320 नंबर की भावगंगा में जो योग की परिभाषा बताई, सच्चा योग यही है। राजा की और नट की कहानी कट रही है, इसलिए उसको आज फिर से सुनाएंगे ही। दोबारा कहिए। हो सकता है सिस्टम में दिक्कत आई हो। मेरा प्रश्न है, क्या शरीर को तोड़ना मरोड़ना योग है? तो मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया था, योग का मतलब जुड़ना और जोड़ना है। शरीर को तोड़ना मरोड़ना यह आसन हो सकता है, तंत्र हो सकता है, व्यायाम हो सकता है, लेकिन ये योग नहीं हो सकता। योग संपूर्णता में नहीं हो सकता। एक अर्थ में आप योग कह सकते हैं कि आप अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, शरीर से जुड़े हुए हैं और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन इतने छोटे से जुड़ाव के लिए आसन, व्यायाम या तंत्र ही ज्यादा उचित शब्द होगा। योग का अर्थ फिर विराटता में किया जाता है। तंत्र इसलिए कह रहा हूं कि जो भी प्रक्रियाएं तन को प्रभावित करें वह तंत्र हैं, और जो भी प्रक्रियाएं मन को प्रभावित करें वह मंत्र हैं। तो
सूक्ष्म अर्थ यही है। तो राजेश जी, शरीर को तोड़ना मरोड़ना आसन है, व्यायाम है, तंत्र है, लेकिन योग नहीं। शैलेंद्र जय प्रयाग से लिख रहे हैं, बहुत शानदार और छोटी कविता भी। ये योग और कबीर पर जो मैंने व्याख्यान या जो भावगंगा में कहा बोला था, उसके साथ एक आलेख भी भेज दिया था। वो मेरे पास राइटअप पहले से था, तो उस पर शैलेंद्र जय ने लिखा बहुत शानदार लेख, छोटी कविता भी। धन्यवाद शैलेंद्र जी। शक्ति सिंह छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं, माननीय गिरीश पांडे भैया जी, आपके विचार अति उत्तम एवं प्रेरणादायक हैं, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति सिंह जी। योगेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं, बहुत बेहतरीन आकलन, लाइक्ड एंड शेयर्ड। बहुत बेहतरीन आकलन, लाइक्ड एंड शेयर्ड। बहुत सुंदर आकलन है, या बहुत उसको पसंद भी उन्होंने किया और शेयर भी किया। नारायण राव लिखते हैं, योग से जुड़ाव का आपका सूक्ष्माति सूक्ष्म विवेचन सर्वग्राह्य है, यही चैतन्यता है। धन्यवाद नारायण राव जी। नारायण राव जी कलकत्ता से लिखा है। भुवनेश्वर जी ने लिखा है, वाह, आज की भावगंगा में कबीर साहब और कबीर जी की भावगंगा में नहाने का मजा आ गया। कबीर साहब के कुछ दोहों की याद, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहें कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। मैं बैपुरा बूढ़न डरा रहे किनारे पैठ, माला फेरत जुग भया फिरा न युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। सृष्टि के प्रति प्रेम, भक्ति योग, सच्चाई का एहसास, ज्ञान योग और सृष्टि के सबसे संवेदनात्मक जुड़ाव कर्म योग, यह है आपका दर्शन। और इस महान सोच के लिए आपका आभार। जो भी दर्शन सत्य है, उस ज्ञान को सभी जरूर विश्वास करेंगे और अपनाएंगे। कबीर साहब भी लिखते हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार को, पड़ा रहन दो म्यान। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गति रहे, थोथा दे उड़ाए। तो बहुत लंबी लेकिन सटीक व्याख्या और कबीर को बहुत अच्छे दोहों के साथ याद करते हुए भुवनेश्वर जी ने उड़ीसा से अपने विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, पूरे देश और दुनिया में लोग सुन रहे हैं और अलग अलग जगहों से विचार आ रहे हैं। सीपी त्रिपाठी जी, जो बहुत सीनियर IAS हैं, और आप लोगों की एक संस्था है, लखनऊ में हैं, लेकिन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं, बहुत सीनियर हैं, अब तो 80 साल के आसपास के हैं। लोक प्रहरी आप लोगों की संस्था है। इसी ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे फैसले चुनाव के सुधारों के लिए कराए हैं इस संस्था ने, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स को जो एक बेंगलो रिटायरमेंट के बाद दे दिया जाता था, बिना किसी कानून के, बिना किसी जीवन भर का निर्वाह पेंशन मिलती ही है, फिर बेंगलो भी एक तरह से उनको दे ही दिया जाता था। उनके बाद उनके बच्चे और सब उन्हीं के उसमें, उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया। उसके बाद सारे चीफ मिनिस्टर्स पूरे देश के, उनसे बेंगलो खाली कराए गए जो रिटायर थे या पद से मुक्त हो गए थे। तो ऐसे सीपी त्रिपाठी जी बहुत जागरूक और महत्वपूर्ण व्यक्ति समाज के बारे में सोचने वाले हैं। उन्होंने लिखा है, सुंदर अभिव्यक्ति और भावनात्मक शैली, बधाई। भारत गुप्ता जी ने लिखा है, सादर प्रणाम, बहुत सुंदर वर्णन है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सीपी त्रिपाठी साहब, भारत गुप्ता जी। लोकेश जी ने लिखा है, धरती, प्रकृति, वनस्पतियों को अपने साहित्य के स्वर द्वारा पिरोकर जनमानस को नई दिशा और दशा देने के साथ साथ संविधान कथा सुनाने
वाले परम श्रद्धेय श्री गिरीश नारायण पांडे जी को पर्यावरण दिवस की अनंत शुभकामनाएं। जीवन में सदैव बसंत रहेगा। धन्यवाद लोकेश जी। चिड़िया देखिए कितने मधुर स्वर में लोकेश ने जो बात कही है वो यहाँ पर देखिए, चिड़िया कितने मधुर स्वर में गा रही है। रजनीश जोशी जी ने लिखा है, योग के ऊपर इतनी सुंदर और सटीक व्याख्या अत्यंत अद्भुत है। संत कबीर जैसे व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी कहना लिखना मेरे लिए सूरज को दिया दिखाने की तरह है। आपकी प्रत्येक कविता गजल जितनी बार सुनो पढ़ो हमेशा ताज़ा तरीन और एक नया ही अर्थ दर्शाती प्रतीत होती है। हार्दिक साधुवाद और सादर प्रणाम सर। धन्यवाद रजनीश जी। एक और श्रोता ने एक अपने प्रतिक्रिया के स्वरूप जो प्रकृति के बारे में है और जो वनवासी राम वाली कविता सुनाते हैं तो उस पर लिखा है, सुप्रभात। सोने की लंका पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में तो जन्म कृष्ण ने ही लिया था ना। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को ही भोगना पड़ा था ना। राहु के तो अमृत पीने के बाद भी राक्षस हैं और शिव विष के पीने के बाद भी देवों के महादेव हैं। इसीलिए तो शिव राम और कृष्ण को पूजते हैं, राहु केतु रावण या कंस को नहीं। जब हमारे भगवान का जीवन संघर्षमय और सरल नहीं था, संघर्षमय था सरल नहीं था, तो हम मनुष्य हैं। अगर हमारे जीवन में संघर्ष लिखा है तो हम साधारण भी नहीं हैं, हम जरूर इन महापुरुषों के रास्ते पर हैं। जे.आर.डी. टाटा ने एक सेंटेंस कहा है, उसको किसी ने भेजा है, याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बनकर लिया जाए तो बेहतर है। याद करिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बनकर लिया जाए तो बेहतर है। अपनी ऊर्जा को हम सकारात्मक इस्तेमाल करें कि नकारात्मक इस्तेमाल करें, बात पर इतनी सी है। जब हम सफल होकर के, उससे भी सफल होकर के और फिर उसकी बाद में मदद करके दिखाएं तो यह सकारात्मक प्रयोग है, और बदला लेकर के चुकाएं तो यह नकारात्मक प्रयोग है। और किसी और ने कहा है, एक चित्र भेजा है, सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान कभी कभी दुनिया को कड़वा भी लग सकता है, लेकिन वह कड़वापन भी नीम की पत्ती की तरह से होता है जो लाभ करता है, लाभदायक होता है। तो इसलिए कंटेंट क्या है, वह हमारे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए है या क्षणिक सुख के लिए। और जे.आर.डी. टाटा का एक इंटरव्यू जो मैंने बहुत 70s में पढ़ा था, जो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में आया था, बहुत ही अच्छा लगा था। उनसे उनकी सफलता का राज पूछा करस्पॉन्डेंट ने, तो उन्होंने कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया
कि जाहिर सी बात है, अगर इतना सारा काम करना है तो मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे साथियों की ज़रूरत है। तो मैं आई सेलेक्ट द बेस्ट, अपने चाहे साथी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे ऑफिसर्स हों, चाहे जो भी एडवाइजर्स हों, साइंटिस्ट्स हों, जो सबसे अच्छे हैं उन्हें सेलेक्ट करता हूँ, भले ही सैलरी ज़्यादा देनी पड़े या उनकी कॉस्ट मेरे लिए ज़्यादा हो। आई सेलेक्ट द बेस्ट। लेकिन जब सेलेक्ट कर देता हूँ तो उन पर पूरा विश्वास करता हूँ। अगर कमतर लोगों को सेलेक्ट करें तो पूरा विश्वास तो कर ही नहीं सकते, देखें कि सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर अगर ऑनेस्टी का मामला है तो उसके ऊपर फिर एक और स्टाफ लगाना पड़ेगा कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं, और उसके ऊपर एक तो 3-4 लेयर्स तो उसके डिसीजंस को परखने के लिए और उसकी ऑनेस्टी को परखने के लिए लगाना पड़ेगा। तो जो बेस्ट को हमको जितनी सैलरी देनी पड़ रही है उससे कई गुना ज़्यादा सैलरी हम कम बेस्ट को सेलेक्ट करके फिर उसके मॉनिटरिंग के लिए लगाते। सरकारी दफ्तरों में फाइलें क्यों इतना डिले होता है? क्योंकि 4-4, 5-5, 6-6 लेवल पे फाइलें जाती हैं। एक फाइल जो पहले लेवल पे ही निपटाई जा सकती हैं वो इतनी लेवल पे जाती हैं। तो इसलिए रतन टाटा का कोई इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो हमारे हिंदुस्तान में सिविल सर्विसेज में बेस्ट सेलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा बना हुआ है। एक तो हमने जो अंग्रेज़ों का सिस्टम था उसको पूरी तरह से अभी डिस्कार्ड ही नहीं किया है। लोकतांत्रिक सिस्टम आया ही नहीं हमारे देश में सिविल सर्विसेज में। कॉन्स्टिट्यूशन और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ट्रेनिंग में पढ़ाया ही नहीं जाता कि किस तरह से जनता की सेवा के लिए तुम जा रहे हो। वहाँ तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी सिखाते हैं जो कि जनता से दूर होने के बारे में है, दूरी कैसे बना के रखो। दूसरी बात, हमारे मंत्री लोग जो करोड़ों अरबों खर्च करके वहाँ चुनाव जीत करके जाते हैं, फिर उसका कई गुना कमाने में लगा रहते हैं। उसमें ज़्यादा सभी पार्टियाँ, कोई उसमें एक्सेप्शन नहीं है। वह उनकी सरकारें और मंत्री लोग सब के सब अगले चुनाव के फंड के इकट्ठा करने में और तरह तरह के इस तरह के लिए, और उनको जो फैसले करने हैं तो अगर वो सिविल सर्विस पे पूरा छोड़ देंगे तो उनके हाथ में पावर क्या रह जाएगा। तो उन्होंने सिविल सर्विसेज, टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट्स का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट या प्रोग्रेस रिपोर्ट खुद, जिसके आधार पर प्रमोशन होता है, खुद अपने हाथ में ले लिया और ट्रांसफर पोस्टिंग अपने हाथ में ले लिया। तो जब वो ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं और सब फैसले तो पूरी तरह से अपने चंगुल में रखा हुआ है सिविल सर्विसेज को मंत्रियों ने और सरकारों ने, इन तथाकथित सरकारों ने, जबकि सरकार जनता की होनी चाहिए। तो ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस और एसीआर, इसके माध्यम से, एनुअल रिपोर्ट्स के माध्यम से उन्होंने इनका जब टोटल कंट्रोल रख छोड़ा है तो हर फाइल को अब अपने पास मंगाने लगे हैं या खुद डायरेक्शन देते हैं कि इस फाइल में ये फैसला करो। तो अगर एक ही लेवल पे नोटिंग होगी तो जिम्मेदारी उसकी होगी जो फैसला कर रहा है। इसीलिए नीचे से लेकर 8-10 स्टेज से जब वो फाइल बढ़ते बढ़ते आती है तो उसमें इतने तरह के विचार आ जाते हैं कि ऊपर वाले को चाहे जो फैसला करे, हर तरह का फैसला संभव हो जाता है इस तरह के फाइल के इस नृत्य में, फाइलों के इस नर्तन में जो चाहे वो फैसला हो जाए। इसलिए टाटा की बात अगर हम व्यवस्था में लागू करें तो बहुत अच्छा हो सकता है, लोकतंत्र के लिए हितकारी हो सकता है। लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूँ, अभी हिंदुस्तान में लोकतंत्र आया ही नहीं है। लोकतंत्र तभी आएगा जब सब लोग संविधान जान लेंगे और लोकतंत्र जान लेंगे, वो मालिक हैं ये जान लेंगे, ये मान लेंगे कि सरकारें उनकी हैं, ना पार्टी की सरकार होती है, ना व्यक्ति की सरकार होती है, हम भारत के लोगों की सरकार होती है। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु थे। और जो
सच्ची बात कहने वाला कड़वा लग सकता है। इस पे एक और बड़ा भ्रम जो गीता के एक श्लोक के बारे में फैलाया गया है वो याद आ गया, तो मैंने सोचा कि वो भी आपके सामने रखें। गीता का जो श्लोक है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप किसी से पूछ लीजिए, इतने स्कूलों में इतने विद्यालयों में जाता हूँ, अक्सर पूछ लेता हूँ अगर याद आ गया कि गीता के श्लोक का क्या अर्थ है, तो सब जगह एक ही अर्थ मिलता है कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। कर्म करो, फल के बारे में न सोचो। जबकि यह बात यह है, श्लोक कहता ही नहीं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसमें क्रिया एक ही है, अधिकार करना। कर्मण्येवा अधिकारस्ते, कर्म पर तुम्हारा अधिकार होवे। मा फलेषु, मा फलेषु, फल पर, कदाचन, कभी नहीं। कर्म पर तुम्हारा अधिकार होवे, फल पर तुम्हारा कभी नहीं। क्या अधिकार? कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। केवल इतना ही कहता है, कहीं नहीं कहता कि फल पर विचार नहीं करना, चिंता नहीं करनी, सोचना नहीं है। उसका निषेध नहीं है। अधिकार पर नहीं हो सकता, यह तुम्हें बताया गया है। एक तरह से सूचना है। निषेध तो जब अधिकार ही नहीं तो फिर कहना क्या है? कर्म पर तुम्हारा अधिकार है या हुए, फल पर कभी नहीं। जैसे पहले जब, अब तो हिंदुस्तान में गांवों में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब तो नहीं, मतलब सुधरी तो नहीं है, लेकिन वह स्थिति अब नहीं सुनने को मिलती जो पहले सुनने को मिलती थी कि बच्चे लोग, कुछ गुंडे लोग स्कूलों में होते थे और जब वो कॉपी लिखते थे तो टीचर के पास जब कॉपी जाती थी वो पता कर लेते थे, उसके पास चाकू लेके जाते, कहते थे इतना नंबर दो, जो इवेलुएटर्स होते थे, जो कॉपी जांचते थे। अब बात उससे ज्यादा हो गई है। अब तो खुद दूसरों से कॉपी लिखवा दी जाती है, ठेके हो जाते हैं। तो इस तरह से, लेकिन जब चाकू ले करके जाओ और कहो कि मैंने काम किया है, मैंने अपना कर्म किया है कॉपी पे लिखने का, तो फल पर भी मेरा अधिकार हो, मैं वो नंबर भी उतना दो। कोई ये पूछ सकता है कि अब फल तो रिजल्ट ही था या इतना नंबर थे, अब तो फल पर भी अधिकार कर लिया जब उन्होंने दूसरों से लिखवा लिया। नहीं, फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। अब दूसरों से लिखवाना ही कर्म हो गया है। दोनों में अंतर है। तो इसलिए ये तो एक उदाहरण था। तो गीता ने कहीं कर्म पर विचार या चिंतन का कोई निषेध नहीं किया है। जो भी हम कर्म करते हैं, जो फल होता है वो केवल हमारे ही कर्म का प्रतिफल नहीं होता है। उस आयाम से जुड़े हुए जितने लोग और एलिमेंट्स धरती पर या ब्रह्मांड में हैं, सबका प्रतिफल होता है। रिजल्टेंट जो होता है, फलन जो होता है, वह सारे इनफाइनाइट फैक्टर्स का होता है। जैसे मैं यहाँ प्रोग्राम ही कर रहा हूँ, ये मान लीजिए मेरा कर्म है, लेकिन इसका फल चिड़िया भी बोल रही है, सूरज की रोशनी भी आ रही है। कभी सूरज की रोशनी से इतने इंस्ट्रूमेंट्स गर्म हो जा रहे हैं कि वह बंद हो जा रहा है। सारी चीज़ों का फैक्ट असर होता है। आपने कुछ प्रतिक्रिया की, उस पर कुछ और बोलने लगा, तमाम सारे चीज़ें। और आप गाड़ी पे जा रहे हैं, कार में ड्राइव करके बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, सही तरीके से जा रहे हैं, एकदम सावधानी के साथ गाड़ी चला रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं।
लेकिन बगल से कोई आकर के आपसे टकरा गया, तो जो फल हुआ वो केवल आपके कर्म का ही नहीं हुआ, उसके और आपके दोनों के कर्मों का फल है। इसीलिए जो तमाम सारे ज्योतिषी लोग कहते हैं कि हम भविष्य बताते हैं आपकी कुंडली देख करके, वह वैसे तो कोई कुंडली देखकर भविष्य बता भी नहीं सकता अगर केवल आप ही का कर्म का ही और फल एक ही आपके कंट्रोल में ही हो तभी भी। लेकिन जो भी घटनाएं होती, आप सड़क पे जा रहे हैं तो आपके साथ जो होगा वो केवल आपके नहीं, उस सड़क पर चलने वाले जितने लोग हैं उनकी कुंडलियों का भी फल होगा, उनके राहु केतु का भी फल होगा। तो इसलिए जब तक सबकी कुंडली न देखी जाए तब तक कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अगर कम से कम देखना हो तो आपके परिवार के, अगल बगल के परिवार के, आपके रिश्तेदारों के परिवार के, और सब लोगों का, बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसके सारे दोस्तों के, उसके टीचर्स के, उसका स्कूल का, सबके कुंडली स्टडी करिए, तब रिजल्टेंट पता चलने की थोड़ी सी संभावना बढ़ती है। इसलिए इन सब पे भटकने की जगह पे अपने कर्म पर विश्वास रखें, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं बात ये इसलिए कर रहा था कर्म और फल पर, इसी बात पे शुरू हुई। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लग सकता है, फल थोड़ा कड़वा हो सकता है। तो गीता में ही जहाँ लोग कहते हैं कि कर्म करिए और फल के चिंता, परेशानी या विचार ये सब न करिए, वह बिल्कुल इतना गलत है कि खुद गीता को ही अगर पूरा पढ़ लेते तो ये बात की गलती समझ में आ जाती। गीता के 18वें अध्याय के 36वें, 37वें, 38वें श्लोक में जो कर्मों का वर्गीकरण किया गया है वो फल के आधार पर किया गया है। तो जब फल के आधार पर, फल पर विचार करके कर्मों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो निषेध कहाँ है? जो कर्म करने में आनंदित करे और फल बुरा हो वह तम कर्म है, बुरा कर्म है। जो कर्म करने में और फल में समान रहे वो रज कर्म है, सामान्य रहे। और जो काम करने में बहुत आनंद आए, जो काम करने में बहुत तकलीफ हो लेकिन उसका फल अच्छा हो, वह सत्कर्म है। तो आप अगर सच बोलते हैं, सही राह दिखाते हैं सबको, तो हो सकता है कड़वा लगे दूसरों को, और हो सकता है दूसरों को कड़वा लगे तो आपको भी खराब लगे कि मुझे जितना अप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। लेकिन जो फल है लॉन्ग टर्म में देश के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, अगर वह लाभदायक है तो वह सत्कर्म है। भले ही कड़वा लगे, और जाहिर सी बात है आपकी बात जब उतना अप्रिसिएशन न मिले और कड़वा न लगे तो दुखदाई हो सकता है, लेकिन अक्सर होता नहीं है। भावगंगा में ही एक आध लोग कभी कभी गुस्से में आकर के भी कुछ प्रतिक्रियाएं लिखते हैं, और नहीं तो ज़्यादातर लोग अप्रिसिएट करते हैं या अच्छा लगता है उनको, उसको व्यक्त करते हैं। अब वो कहानी आपके सामने रखता हूँ, राजा और नट वाली। अनूपमणि त्रिपाठी जी ने भेजा है। एक ऋषि के पास एक राजा गया। उसने पूछा, प्रारब्ध को मानते हो? प्रारब्ध मतलब पहले से लिख दिया गया कि क्या होने वाला है।
तो राजा ने कहा मैं कर्मयोगी हूँ, मैं नहीं मानता। राजा ने बहुत आत्मविश्वास से उत्तर दिया। तब ऋषि ने राजन को एक कथा सुनाई। ये इसका इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी, इस कहानी में इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये कहानी कहीं से यह भी सिद्ध नहीं करती कि प्रारब्ध होता है कुछ। जैसे राजा नहीं मानता तो ऐसा लगा था कि ऋषि इसे बताएगा कि नहीं, पहले से सब डिटरमिन्ड है। और सब कुछ पहले से कैसे डिटरमिन हो सकता है? फिर आपकी फ्री विल, तमाम जो दरअसल जो भी घटनाएं घट रही हैं वो सबके फ्री विल का रिजल्टेंट है। जो मैंने अभी बताया कि सबके कर्मों का फल होता है जो भी घटना कहीं भी घटित होती है। जैसे ये प्रोग्राम ही हो रहा है। अब इतने सारे अगर आविष्कार नहीं हुए होते तो ये प्रोग्राम संभव होता? मैं यहाँ बोल पाता और आप देख पाते, कि चिड़िया की आवाज़ आप तक पहुँच पाता। लेकिन चलिए अब मुख्य कहानी पर आते हैं, राजा और नट। एक राजा भेष बदलकर मंत्री संग अपने राज्य के दौरे पर निकला। बाजार में उसने देखा कि एक जगह खूब भीड़ लगी हुई है। कारण जानने के लिए दोनों वहां जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक नट खेल दिखा रहा है। लोग अपने सारे काम धाम छोड़कर मंत्रमुग्ध होकर उसे दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से नट परफेक्शन के साथ खेल दिखा रहा था। राजा और मंत्री भी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में राजा भी नट की भाषा कौशल पर मोहित हो गया। भाषा पर भी और जो दिखा रहा था उस पर मोहित हो गया। बोलने की क्या कला है, क्या करिश्मे दिखा रहा है। राजा मंत्रमुग्ध होकर बोला, निसंदेह महाराज। मंत्री बोला, चश्मे पे पसीना आ जाता है तो यह तो मुझसे भी अच्छा बोलता है, राजा ने कहा। राजा नट की कला पर पूरी तरह से सम्मोहित हो गया था। मंत्री को अब समझ न आए कि वो इसका क्या उत्तर दे। जब राजा कह रहा हो मुझसे भी अच्छा बोलता है या करिश्मा कर रहा है, तो बेचारा मंत्री क्या बोले। वैसे राजा बात सही कह रहा था, मंत्री महसूस कर रहा था। लोग आते जा रहे थे, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। नट की बातों पर कभी भीड़ ताली बजाती तो कभी आंखें फाड़े किसी चमत्कार की आशा में दम साधे उसका खेल देखती। क्या कहते हो, उसकी पोटली में नेवला है? राजा ने मंत्री से पूछा। वो कह रहा था कि मेरी पोटली में नेवला है। क्या कहते हो, उसकी पोटली में नेवला है? राजा ने मंत्री से पूछा। नट एक पोटली को हिला हिला कर उसे नेवला बता रहा था। अरे कहाँ महाराज, यह तो हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। मंत्री ने कहा, ये तो हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। वहाँ है कुछ और, लेकिन वो नेवला बता रहा है। मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन लोगों को देखो, कितने विश्वास से उसे देख रहे हैं। ये नट नेवले की जगह विकास भी कहता कि मेरे इस पोटली में विकास है, तो लोग विश्वास कर लेते। तब भी लोग ऐसे ही विश्वास करते। यही तो कला है महाराज। यह तुम मुझे क्या बताते हो? राजा मुस्कुराते हुए बोला। यह तुम मुझे क्या बताते हो? राजा मुस्कुराते हुए बोला। क्षमा करें महाराज। मंत्री भी मुस्कुराया। वह जानता था कि राजा क्या संकेत कर रहा था। नट धारा प्रवाह बोल रहा था। उसकी भंगिमा देखते ही बनती थी। उसने खेल दिखाते हुए अच्छा खासा समय ले लिया था, मगर पोटली से नेवला अभी तक नहीं निकला था। और कमाल की बात, इस बात को लेकर भीड़ में भी कोई बेचैनी भी नहीं दिखती थी कि जल्दी दिखाओ वो नेवला कहाँ है और नेवले को दिखाओ। देख रहे हो इस नट को, इसके जादू को? राजा नट के टैलेंट पर पूरी तरह से फ्लैट हो गया था। जादू तो है ही, पर जनता भी भोली है। जादू तो है ही, पर जनता भी भोली है महाराज। देखने वाली जनता भी भोली है। मंत्री ने विमर्श को एक नया कोण दिया। जनता इतनी भी भोली नहीं। अब राजा कह रहा है कि जनता इतनी भी भोली नहीं
हर दिन हर बार उसे कुछ नया खेल दिखाना पड़ता है, हर दिन हर बार उसे कुछ नया खेल दिखाना पड़ता है। नहीं तो वह एक नट को छोड़कर दूसरे नट का खेल देखने लगती है, नहीं तो वह नट को छोड़ के एक नट को छोड़ करके दूसरे नट का खेल देखने लगती है। राजा ने भी विमर्श का एक नया कोण प्रस्तुत किया, राजा ने भी विमर्श का एक नया कोण प्रस्तुत किया। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, ओए नेवला नहीं तो कम से कम चूहा ही निकाल दे, ओए नेवला नहीं तो कम से कम चूहा ही निकाल दे। उसकी बात पर लोग हंसने लगे। निकालने को तो मैं पूरा सांप निकाल दूं। अब नट बोला, निकालने को तो मैं पूरा सांप निकाल दूं, पर तूने चूहा कहा तो जरा अपनी जेब देख ले। पर तूने चूहा कहा है तो जरा अपनी जेब देख ले। नट बहुत नाटकीय अंदाज में बोला। उस आदमी ने अपनी जेब टटोली, उसमें से वाकई एक चूहा निकला। आदमी उछल पड़ा और जल्दी से उसे बाहर फेंका निकाल करके। घबराए हुए आदमी को देखकर भीड़ ने जोरदार ताली बजाई और नट को अब वह सम्मोहित होकर नहीं श्रद्धा से देखने लगी। अभी तक तो केवल सम्मोहित होकर देख रही थी, अब श्रद्धा से देखने लगी। देख रहे हो? राजा ने कहा। जी महाराज, मंत्री ने कहा। क्या? राजा ने पूछा। यही कि चूहे वाला आदमी नट का ही आदमी है। इस तरीके से आपने कितने विरोधियों जन आंदोलनों को तो निपटाया है। मंत्री ने पूरी व्याख्या प्रस्तुत कर दी। यही कि वो चूहा वाला आदमी नट का ही आदमी है। इस तरीके से आपने कितने विरोधियों जन आंदोलनों को निपटाया है। मंत्री ने पूरी व्याख्या प्रस्तुत कर दी। इस नट को अगर प्रायोजक मिल जाए तो ये कहां से कहां पहुंच जाए। इस नट को अगर प्रायोजक मिल जाए तो ये कहां से कहां पहुंच जाए। यह कहकर राजा न जाने कहां खो गया। इसमें क्या शक महाराज, पर हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। यह बात मंत्री ने अपने मन में कही। इसमें क्या शक है महाराज, ये तो जोर से बोला। पर हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता, यह बात मंत्री ने अपने मन में ही कही। आओ अब चलें, जैसी महाराज की इच्छा। दोनों चल पड़े। नट अभी खेल दिखा रहा था। भीड़ जमी हुई थी, लोग मजे ले रहे थे। तुम्हें क्या लगता है नेवला निकलेगा? तुम्हें क्या लगता है नेवला निकलेगा? राजा ने यह प्रश्न फिर पूछा। तुम्हें क्या लगता है नेवला निकलेगा? राजा ने यह प्रश्न एक बार फिर पूछा। अरे कहाँ महाराज, फिर क्या महाराजा? अंत में ये नट तेल, ताबीज, चूरन कुछ न कुछ बेचेगा। फिर क्या महाराज? अंत में ये नट तेल, ताबीज, चूरन कुछ न कुछ बेचेगा। बेचने के पीछे ही यह सब नौटंकी है। मंत्री ने बहुत विश्वास में जवाब दिया। मंत्री ने बहुत विश्वास में जवाब दिया। लेकिन असली खेल वह नहीं था जो हमने देखा। लेकिन असली खेल वह नहीं था जो हमने देखा। फिर राजा ने कहा। फिर महाराज? मंत्री ने राजा की बात समझ न आई तो पूछा। फिर महाराज? जरा अपनी जेब तो देखो। मंत्री ने अपनी जेब चेक की। जेब कट चुकी थी। साला, ये है असली खेल। मंत्री अचरज से बोला। जानते हो, जेब कतरा भी उतना ही उसका ही है। जेब कतरा भी उसका ही है, या जेब कतरे भी उसके ही हैं। उसने कई जेब कतरे लगा दिए होंगे। दृश्य से ज्यादा अदृश्य से कमाई होती है। जेब कतरे भी उसी के हैं। दृश्य से जो दिख रहा था, उससे ज्यादा अदृश्य से जो चुपचाप हरकतें हो रही, उससे कमाई हो रही है। मेरी तो कटी पर आपकी बच गई, इस बात का संतोष है मुझे। मेरी तो कटी पर आपकी बच गई, इस बात का संतोष है मुझे, मंत्री ने कहा। मंत्री की बात सुनकर राजा हंसने लगा। आपकी भी कट गई महाराज? यह कहते हुए मंत्री रुक गया। आपकी भी कट गई महाराज? यह कहते हुए मंत्री रुक गया। यार मैं भी सामने चलते तमाशे में खो गया था। यार मैं भी सामने चलते तमाशे में खो गया था। राजा चलता रहा। खेल रोचक हो तो नट का काम आसान हो जाता है। खेल रोचक हो तो नट का काम आसान हो जाता है। मंत्री राजा के साथ कदम ताल मिलाया। मंत्री राजा के साथ कदम ताल मिलाया। निसंदेह, यह कहकर अब राजा रुक गया। यह कहकर अब राजा रुक गया।
अपने से ज्यादा टैलेंटेड को देखकर जलन और खतरा क्यों महसूस होता है? राजा खोया सा बोला। अपने से ज्यादा टैलेंटेड को देख करके जलन और खतरा क्यों महसूस होता है? राजा खोया सा बोला। उसका टोन बहुत बदला हुआ था। अब मंत्री इसका क्या जवाब देता? अपने से ज्यादा टैलेंटेड को देखकर जलन और खतरा क्यों महसूस होता है? राजा खोया सा बोला। उसका टोन बिल्कुल बदला हुआ सा था। अब मंत्री इसका क्या जवाब देता? फिर भी उसने जवाब दिया, क्योंकि राजा को वो नट अपने से ज्यादा टैलेंटेड लग रहा था। फिर भी मंत्री बोला, पिछले 100 सालों में और आने वाले 1000 सालों में आपके जैसा न कोई हुआ है ना ही होगा। पिछले 100 सालों में और आने वाले 1000 सालों में आपके जैसा न कोई हुआ है और ना ही होगा। मंत्री ने राजा की महिमा गाई। नहीं भाई, आज इस नट को देखकर मेरा आत्मविश्वास हिल गया है। ऐसा करो, कल इसे ठोक दो। महाराज, मंत्री थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। अरे भाई, कल किसने देखा है? कल को कोई इसे तगड़ा प्रायोजक मिल गया तो फिर इसका टैलेंट तो हमेशा लोगों ने देख ही लिया है। तो इसका टैलेंट तो हम लोगों ने देख ही लिया है। अरे भाई, कल किसने देखा है? कल को इसे कोई तगड़ा प्रायोजक मिल गया तो इसका टैलेंट तो हम लोगों ने देख ही लिया है। जो आ गया महाराज। मंत्री को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं था। दोनों वापस महल आ गए। अगले दिन वो नट किसी को नहीं दिखा। अलबत्ता राजा को लोगों ने पूरे जोशो खरोश से भाषण देते सुना। अगले दिन वो नट किसी को दिखा नहीं। अलबत्ता राजा को लोगों ने पूरे जोशो खरोश से भाषण देते सुना। कथा सुनाने के बाद ऋषि बोले, अब बोलो राजन। तो इसमें कहानी तो अच्छी है, लेकिन प्रारब्ध जैसी कोई चीज इससे सिद्ध होती हो, जैसा इशारा शुरू में ऋषि ने किया था, प्रश्न किया था, वह बात समझ में नहीं आई। और अंत में एक चित्र एक साहब ने भेजा था, एक मित्र ने, उस पर चर्चा, और फिर यहीं पे भावगंगा आज की विराम लेते हैं। धूप अब तेज होने लगी है। अगर ज़्यादा देर तक करेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट्स गर्म हो जाते हैं, फिर रुकने लगते हैं या उसमें डिस्टॉर्शंस आने लगते हैं। एक मित्र ने भेजा, एक कार है और उस कार पर ढेर सारे बंदर बैठे हुए हैं। पूरा मतलब बंदरों की फौज है, ऊपर चाप पे, बोनेट पे, डिक्की पे, और मतलब पहियों के पास, और एक वीडियो ही है फोटो के साथ। और एक बंदर तो उसका जो कवर होता है टायर का, वो टायर का कवर जो स्टील का या प्लास्टिक का होता है, उसको चमकता हुआ सफ़ेद सफ़ेद गोला सा, उसको किसी तरह से खोल खाल करके निकाल करके भागता है, ये दिखाया। और नीचे कैप्शन लिखा कि डेमोक्रेसी यही है। तो मैंने उनसे मैसेज में ही पूछा कि जरा और स्पष्ट करें। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जब मुस्लिमों के वोट पर सरकारें तय होंगी तो भारत का भविष्य ऐसा ही होगा। कोई लॉजिक नहीं है। उन्होंने लिखा बहुमत ऐसे ही होता है डेमोक्रेसी में। मैंने पूछा कैसे? तो उनका कि जब मुस्लिमों के वोट से सरकारें बनती हैं तो ऐसा ही होता है। मैंने केवल उनको इतना इशारे में लिख दिया कि क्या तुम जो है रिजल्ट बता रहे हो वो सही है? पता नहीं उन्होंने कितना सोचा कितना नहीं। वो भी
बहुत अच्छे टैलेंटेड, बहुत हाईली एजुकेटेड और बहुत सीनियर पोजीशंस पर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा इस पर गहराई से विचार करिए। आप अपनी राय भी दे सकते हैं, मैं जो भी कहता हूँ उस पर आप अपनी राय अलग रखते हुए भी देने को स्वतंत्र हैं। लेकिन बेसिक तौर पे सोचिए, जहाँ तक बहुमत का सवाल है और बहुमत के आधार पर व्यवस्थाएं आए, अभी धरती पर राजशाही के बाद यही तरीका इवोल्यूशन में चल रहा है अधिकांश सभ्य देशों में, और जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है उसको असभ्य कहा जाता है। तो अभी सभ्य देशों में यही सबसे अच्छा तरीका माना जा रहा है। तो बहुमत का इस कार और बंदर से उदाहरण देना ही उचित नहीं लगता। लेकिन अल्टीमेटली अभी इसमें जियोक्रेटिक कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, जैसा मैं जियोक्रेसी में लिख चुका हूँ। अभी डेमोक्रेसी को और इवॉल्व होना है। क्रिटिसाइज करने के लिए तो मेजॉरिटीज़ को शायद अकबर इलाहाबादी ने या किसने कहा था कि जमहूरियत एक ऐसे तर्ज हुकूमत है, एक हुकूमत का ऐसा तरीका है डेमोक्रेसी जिसमें बंदे को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। कितने लोगों ने वोट दिया है इसको गिन लेते हैं, लेकिन उन्होंने कितना दिमाग अप्लाई करके कितना वजन के साथ वोट दिया है उसको नहीं तैरते। ठीक है, वो अभी वो प्रैक्टिकल है भी नहीं। शायद भविष्य में साइंस के डेवलपमेंट्स के बाद उस दिशा में भी कुछ काम हो, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी हमारी जैसे भी है, यह कभी कभी लचर हो जाती हुई, लुंज पुंज हो जाती हुई डेमोक्रेसी भी और दूसरी व्यवस्थाओं से जो अभी तक हमने देखा है, तानाशाही या राज्य या मिलिट्री रूल, उनसे लाख दर्जे अच्छा है। मिलिट्री रूल का तो मैंने उदाहरण देखा है अपनी आंखों से। मैं 7 बार इलेक्शन ऑब्जर्वर रहा, टीएन सेशन के साथ ज़्यादातर। बिहार में हम लोगों ने ऑलमोस्ट मिलिट्री रूल की तरह से इलेक्शन कराए थे अर्ली 90s में, सेशन के शुरुआती दौर में। 2-2, 3-3 जिलों में 7